पर क्यों समझने में असमर्थ हो रही थी ताकि मुझे प्रांजल से दूर रख सके। ये क्या कह रही हो? ये सच नहीं है। ये किसने कहा? अपने कानों से अपनी बर्बादी की दास्तान सुनकर आई हूँ कि ये जो वंशिका है, इसने प्रांजल को वापस बुलाने आत्महत्या का ड्रामा किया और खुराना साहब इसमें शामिल हैं। उसकी अंगुली वंशिका की तरफ उठी हुई थी। क्या बक रही हो? उन्होंने उसे झिंझोड़ा पर कुछ नहीं बोली, बस फूट फूट कर रोने लगी। वंशिका, क्या ये सच है? आहाना को छोड़ उन्होंने वंशिका को झिंझोड़ा। हाँ, क्या? अभी अभी जैसे किसी ने गर्म लावा कानों में भर दिया हो कि वह स्वीकारना असहनीय था। हाँ, पर क्यों? ताकि ये बक सके कि प्रांजल कहाँ है। आखिरी बार इसी से मिलकर गया था। उसके ये कहते ही एक झन्नाटेदार तमाचा वंशिका के गाल पर बजा की उसकी आवाज़ हवेली की पुस्तों को हिला गई। तुमने ये सब नाटक किया था, इतनी घटिया हरकत। हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? इसे शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? वह चीख पड़ी। हाँ, तुम्हें क्यों शर्म आएगी? वो तो मुझे आनी चाहिए जिसकी तुम्हारी जैसी संतान है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मैं कल्पना भी नहीं कर रही हूँ। इसके लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। सिर्फ थप्पड़ नहीं, अगर इसके लिए कानून की नज़रों में कोई सज़ा होती तो मैं तुम्हें खुद पुलिस को सौंप देती। एक मेरे चाचू हैं जो मेरे लिए इतना कुछ करने तैयार हो गए, और आप मेरी मॉम होकर मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ भूमि की माँ हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। उसे जोर से झिंझोड़ा की नज़र आहाना पर गई, जो बुरी तरह से टूटी हुई थी। उसके दुख का अंदाज़ा लगा तो उसे छोड़ उसके पास आ गई। आहाना, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अविराज से बात करती हूँ। क्या बात करेंगी? अब कुछ ठीक नहीं होगा। वह उनके कांधे पर सिर रखती है और वे उसे दोनों हाथों से आलिंगन में बांध लेती हैं। दोनों ही रो रही थी। पता नहीं ज़्यादा कौन रो रहा था। यह सब इस तरह सच नहीं हो सकता। अविराज यह नहीं कर सकता। उसे खुद से अलग किया, आंसू साफ किए और उठकर दरवाजे तक आई कि वहाँ पर अविराज खड़ा था। हिमानी जी की आंखें शोला उगल रही थी। आखिर तुमने भी उसके विश्वास का गला घोट दिया। क्या जो आहाना कह रही है सच है? यह सब भूमिका किया धरा है। वो इतना बड़ा झूठ किस बुनियाद पर बोल रहा है? कुछ तो सच होगा। और ये अंशु, ये क्या कह रही है कि इसके सुसाइड अटेम्प्ट ड्रामा थी? क्या ये सच है? हमें ये जानना था कि प्रांजल कहाँ है। एक जोर का तमाचा उसके काल पर भी लगा कि वह सन्न था। तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि वंशिका और आहाना दोनों की बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे आहाना से बात करनी है। वह थप्पड़ खाने के बावजूद आहाना के पास गया। आहाना, बात समझो, चीज़ों को इस तरह मत लो। आपको पता था मैं आहाना हूँ, पर आपने मुझसे सीधे पूछने के बजाय यह सब नाटक किया। मैं चाहता था तुम मुझे खुद सच बताओ। इस वजह से यह आपको शुरू से सब पता था। नहीं, ये सच नहीं है। झूठ है सब, सब झूठ। जो इंसान इतना बड़ा खेल खेल सकता है, उसके लिए छोटा सा झूठ बोलना कितना मुश्किल होगा। आहाना, उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा कि उसने झटक दिया। नहीं, अब कुछ नहीं।
आंसू साफ किए। आहाना, कोई खिलौना नहीं है जिसकी चाबी आपके पास रहे और आप उसे मन माफिक घुमा सको। आहाना, सच वो नहीं जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तो क्या है सच? वह चीख पड़ी। आप बताइए कि जो कुछ भी भूमिक जी कह रहे हैं वह सब झूठ है, और ये जो वंशिका कर रही है क्या ये भी झूठ है? और वो कंपनी आपकी नहीं है, ये भी झूठ है। कितना झूठ है और कितना सच। हाँ, ये सच है, पर यह भी सच है कि मेरी नीयत में खोट नहीं था। मैं चाहता था तुम एक अच्छी लाइफ जियो। अच्छी लाइफ नहीं, जो लाइफ आपने मेरे लिए डिसाइड कर दी वो अच्छी लाइफ तो आपको अपने लिए चाहिए, वंशिका के लिए चाहिए थी। तुम गलत सोच रही हो। कैसे सही सोच सकती हूँ जब सबने मिलकर मेरे साथ गलत किया? आप फ्रीडम की, पैरों का खड़ा होने की, आत्मनिर्भर होने की जो खोखली बातें करते थे वो सब सिर्फ आपके और आपके परिवार के लिए ही जरूरी थी, मेरे लिए नहीं। मेरा तो सब कुछ छीन लिया। मुझे रुद्र प्रताप के जाल में फंसाकर सुंदरपुर छोड़ने मजबूर किया गया। बर्बाद करके फिर आबाद करने का कितना अच्छा ड्रामा रचा आपने। एक भारत रत्न तो आपके लिए भी बनता है। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बस मैं ही अनाड़ी निकली कि समझ नहीं पाई कि आसमान में उड़ान भरने का सपना दिखाकर पक्षी के ही पर कतरे जा रहे थे। वेल डन, आपको आपकी जीत मुबारक। पर इसका जश्न मनाने हम साथ नहीं होंगे। आप अकेले मनाइए वंशिका, और अपने परिवार के साथ। वह आंखों में भर आए आंसू साफ करती है और अपना बैग पैक करने लगी। ये क्या कर रही हो? अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती, वरना मेरा दम घुट जाएगा। आहाना, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लो। ठंडे दिमाग से सोचो। अविराज ने उसे समझाना चाहा, पर यह उसी तरह बेईमानी था जैसे किसी का सब कुछ छीनने के बाद उसे धैर्य धारण करने की नसीहत देना। कि उसकी आंखों में देखने लगी। अनगिनत सवाल तैर रहे थे उसकी आंखों में, जो अभिराज ने पहली बार अपने लिए देखे थे। हर बार आसानी से मना ही लेता था उसे, या वो खुद मान जाती थी। पर आज नहीं। आज जैसे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आप कुछ भी कहने का हक खो चुके हैं। आंखें पलाश सी खूनी लाल दरिया हो चली थी। अभी अभी हजारों सपनों ने उनमें खुदकुशी जो की थी। आहाना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा? कमाल है खुराना साहब, इतना कुछ करने के बाद भी आप कितनी बेहयाई से सफाई दे रहे हैं। हाँ, दे रहा हूँ सफाई, और तुम्हें समझना भी पड़ेगा कि ये किन हालातों में हुआ। ओह, तो आप भी हालातों की दुहाई देने लगी। कोई मजबूरी का बहाना टिका देता है, कोई हालातों का। पर जितना समझना था समझ गई। बेशक देर से समझी कि आप एक गरीब लड़की से इतनी सहानुभूति क्यों रखते थे। जिस दिन मैंने सुंदरपुर छोड़ा था, मैं 2 दिन से भूखी थी। रुद्र प्रताप के डर से कोई मुझे ना काम देता था, ना बिना पैसे के लाला राशन देता। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता, बड़ी ही बेरहमी से सारे रिश्ते खा जाती है। पर मैंने तो उसके सामने भी घुटने नहीं टेके और ना हिम्मत हारी कि रुद्र प्रताप को घायल कर भाग गई थी। ट्रेन से उतरते समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। आपका पैसे से भरा पर्स भी मेरा ईमान नहीं डिगा पाया कि हजारों के नोट में से सिर्फ 500 रुपये उठाए। अपनी मजबूरी में
पर बदले में धन्यवाद नोट भी छोड़ा, ताकि मुझे पता था आपको पता चलता कि इसमें से एक नोट गायब है। पर मैं खुद की नज़रों में चोर नहीं होना चाहती थी। डायरेक्टर ने वैभव आन्या ने हीरोइन बनने का लालच दिया, पर इज्जत का सौदा कर आराम की जिंदगी जीने के बजाय मैंने हिमानी जी के घर नौकरी करने का काम चुना। पता है क्यों? ताकि अपनी नज़रों में ना गिर सकूं। इतनी संभाल कर जिस इज्जत को रखा वो उस रात गंवा दी। पता है एक लड़की के लिए उसका कौमार खोना कितनी बड़ी बात है। पर आपको दोष देने के बजाय चुपचाप वहाँ से चली गई, ताकि कभी आपसे दोबारा न मिलूं। अगर आपके एहसान की ज़रूरत होती तो आती आपके पास मुंबई छोड़ने से पहले, क्योंकि मैं बेघर थी और जानती थी कि आप आरुल विला में रहते हैं। पर मैं नहीं आई। पता है क्यों? उसकी नज़रें उस पर टिकी थी। क्यों? क्योंकि गरीबी थी मेरे पास। वो मैंने नहीं चुनी थी, मेरी किस्मत ने मुझे दी थी। पर खुददारी मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा थी, और वो मैंने खुद चुनी थी। आपकी कंपनी की मॉडल बनने से इसी वजह से इनकार किया था कि आप अभिराज खुराना हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन। आपसे शादी करने की जिद इसलिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए करती थी कि जिसको जाने अनजाने अपना सब कुछ सौंप दिया, उसके साथ ही शादी करूं। आप जैसे बड़े लोगों जैसे प्रोग्रेसिव सोच नहीं थी कि जिस पर दौलत और ताकत का नशा सवार है। मेरी सोच तो वही साधारण सी लड़की की थी जो शादी करके घर बसाना चाहती थी, ताकि मेरा भी अपना परिवार हो। उसकी आंखें आंसुओं से फिर लबालब थी। मुझसे मेरा घर, परिवार, शहर अपने सब छूट गए, और उस समय मैं बस आपकी तरफ ही देखती थी। वह बोलते हुए रुक गई, गला रूंध गया था। बाकी सब मौन हो उसे सुन रहे थे। आखिर उनके पास कहने को कुछ था भी नहीं। आहाना, मैं कर रहा हूँ ना शादी, तो प्रॉब्लम क्या है? अविराज बोला, ताकि वंशिका का रास्ता साफ हो सके। उसने तीखी प्रतिक्रिया दी, नहीं, क्योंकि आपकी माँ चाहती हैं, क्योंकि बेबे चाहती हैं, या मैं चाहती हूँ। उसकी जलती नज़रें उस पर टिकी थी। और आप चाहते थे? नहीं खुराना साहब, आपने कभी नहीं चाहा। जब वंशिका ने मुझसे कहा कि आपने मुझे बस टाइम पास के लिए रखा है, मैं दौड़ती आपके पास आई थी कि चलिए शादी कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि आप मेरी बात मानेंगे, पर आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे। जब दूसरी बार मैंने कहा कि मुझे बच्चे पसंद हैं, तब भी आपने हामी नहीं भरी, तब भी आपने इनकार कर दिया। आप माने तब जब आपको लगा कि प्रांजल फिर से मेरी ज़िंदगी में न लौट आए। इसलिए इस विधि से आने के बाद आप शादी के लिए तैयार हुए। क्या यह सब इत्तेफाक है? नहीं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। आप मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। आपको बस मुझे प्रांजल से दूर रखना था। कहकर वह चुप हो गई। आहाना, तुम गलत समझ रही हो। गलत नहीं, अब बिल्कुल सही समझ रही हूँ। जब मैं मुंबई छोड़कर चली गई तो क्यों बुलाया आपने मुझे वापस? दो ही कारण से। या तो आपको डर था मैं सुंदरपुर ना लौट जाऊं। नहीं, ये सच नहीं। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे धोखे से बुलाने का मकसद क्या था? ताकि मुझसे और मेरे जज्बातों से खेलते रहें। आहाना, तुम क्या समझ रही हो? वह हाथ से
अंगूठी उतार देती है। ये जब पहनाई थी तो मैं बहुत खुश थी। लगा था कि मेरे सब सपने पूरे होने वाले हैं और लौटाते हुए कोई सपना बाकी नहीं है। आज के बाद आप मुझे नहीं दिखेंगे। आप यही चाहते हैं कि मैं प्रांजल से दूर रहूं। तो इनसे दूर तो मैं तभी हो गई थी जब खुद को आपको सौंप दिया था। तो आपको मेरी तरफ से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कभी किसी की खुशियों का रोड़ा नहीं बनूंगी जिसे हटाने इतना षड्यंत्र रचना पड़े। आहाना, ये सच नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं कैसे समझाऊं? आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ठहरा पानी नहीं जो दायरे में बन जाऊं। मैं तो बहती नदी हूँ। जहाँ का रुख करूँगी रास्ता अपने आप बन जाएगा। मुझे किसी सहारे या सहानुभूति की ज़रूरत ना पहले थी और ना अब है। बोलते हुए चेहरा कड़ा हो गया। आहाना, तुम गुस्से में कोई फैसला मत करो। अविराज का चेहरा भी कड़ा हो गया, पर वह उसे अनदेखा कर बैग उठा लेती है कि प्रांजल उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो? जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो। अब हम साथ रहेंगे। हाथ छोड़िए। नहीं, मैंने कहा हाथ छोड़िए। वह उसका हाथ झटक देती है कि उसका दोबारा हाथ पकड़ने का साहस न हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे रोके। वह बाहर चली गई तो हिमानी जी उन पर बिफर पड़ी। आखिर कब आप लोग समझोगे कि सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो सकता? पर आप लोगों ने हमेशा अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। पहले मुझे इस घर से दूर करने खेल लचा और अब आहाना के साथ जो मेरे साथ किया वही आहाना के साथ कर दिया। तुम अपनी बात यहाँ मत जोड़ो। यह सब भूमिक ने किया। अविराज बिफरा। अपने को बचाने भूमि को दोषी बना रहे हो। इससे तुम्हारा दोष कम नहीं हो जाता। और ये भी तो तुम लोगों का ही खून हुआ। उन्होंने गुस्से से उन सब को घूरा। अब तुम चारों ही आहाना से दूर रहोगे और खासकर तुम। वे अविराज की तरफ मुड़ी। मैं पहले भी इसके पक्ष में नहीं थी, पर समझाने पर आहाना समझी नहीं। मुझे लगा था तुम बदल गए हो, पर इस बार भी मैं गलत थी। तुम कभी नहीं बदल सकते। आज के बाद तुम आहाना के आसपास भी नहीं भटकोगे। आप रोकेंगी मुझे? हाँ, क्योंकि तुम अपना अधिकार खो चुके। अब उस पर रहम करो। मैं जा रही हूँ। बेबे का मन रखने आई थी और इस वंशिका को अपने पास ही रखो। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि न इसमें मेरे गुण आए न संस्कार। जो तुमने बोया है वही काटो। तो तुम ही संभालो इसे। वे वहाँ से निकलकर बेबे के पास आ गई। क्या बात हो गई पुत्र? हिमानी जी बेबे के पास आ गई। वे भी सब सुन चुकी हैं तो बाकी सबकी तरह सन्न है। ये बात आप अविराज से पूछिए, वंशिका से या मिसेज वर्धमान से, जिन्होंने वंशिका और प्रांजल की शादी करने एक गरीब लड़की की जिंदगी मजाक बना कर रख दी। ये लोग भेदभाव कर सकते हैं, पर मैं नहीं। मैंने पहले भी उसका साथ दिया बिना किसी स्वार्थ के, और अब भी दूंगी। और हाँ बेबे, आज के बाद मुझे ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल होने मत बुलाना। मैं नहीं आ पाऊंगी। बेबे भी चुप ही रही। वह बाहर जाने लगी कि पीछे पलटी। तुम में से कोई भी फिलहाल आहाना के आसपास नहीं भटकेगा। तुम भी नहीं। उसे संभलने का समय चाहिए। उसने अविराज की तरफ इशारा किया और वह बस चुप रहा। वहाँ से गाड़ी निकलवाई
और अहाना के पास आ गई, जो बदहवास सी चल रही थी। उसे नहीं पता था कहाँ जा रही है। वह बस इन सब से दूर चली जाना चाहती थी। हिमानी जी ने किसी तरह उसे अपने साथ चलने राजी किया। चलो, मेरे साथ चलो, तुम अभी ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ। उनका हाथ झटका। मुंबई तक साथ चलते हैं। उसका बैग लेकर गाड़ी में रख दिया। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या मेरे प्यार पर भी शक है? आप भी तो इस परिवार का हिस्सा हैं। हाँ हूँ, पर इन सब से बहुत अलग। चलो। उनके जिद करने पर बैठ गई और वहाँ से एयरपोर्ट आ गए और वे दोनों पहली फ्लाइट पकड़ मुंबई आ गई। वह उसे साथ में ले जाना चाहती थी। चलो घर चलो। नहीं। क्यों? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आहाना, तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं, प्लीज़ जिद मत कीजिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं बहुत मजबूत हूँ, कुछ नहीं करूँगी। आप निश्चिंत रहिए। आहाना, क्या कह रही हो? आपको ये लग रहा होगा कि अपने साथ कुछ गलत न करूं, तो निश्चिंत रहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसने जिद की और वह घर आ गई। बैग नीचे फेंका और सोफे पर बैठ गई। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कहानी अब हम ना होंगे जुदा है, उसे हम दूसरे चैनल पर, जो हमारा चैनल हिंदी कहानियाँ है, उस पर हम अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाकर आगे का पार्ट सुन लीजिए। धन्यवाद।